हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपने डेली सीरीज को शुरू करते हैं। डेली सीरीज में मैंने कल 25 क्वेश्चन तक आप लोगों को इकोनॉमिक्स से करवा दिए थे और उसके बाद भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण और आरबीआई के बारे में, पूरा मर्जर के बारे में, और कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था, क्यों किया गया था, उससे संबंधित पहले हम लोगों ने सवाल लगाया। फिर उसके बाद उसका डाटा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से लगवा दिया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा, आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगता है, ऑडियो वीडियो की क्लियरिटी, आवाज़ जो साउंड वॉइस है कितना बेहतर लगता है पहले से ज़्यादा, आप प्लीज़ लिखिएगा, प्लीज़ लिखिएगा। ये मेरा आप लोगों से बाय फोर्स नहीं, बाय रिक्वेस्ट है और आप होप ऐसा करोगे, मैं उम्मीद करके ऐसा कह रहा हूँ आप लोगों से। प्लीज़ इस बात पे ज़रूर गौर फरमाइएगा। देखिए, मैं एक टीचर हूँ और मैं दिल निकाल के बाहर नहीं रख सकता, रो नहीं सकता, धो नहीं सकता, लेकिन आपके इस कंटेंट को प्रोवाइड कराने में हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, जिससे हमारे बच्चे, हम आपको हम लगा के कहते हैं, हमारे हैं जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो हमारा कुछ उम्मीद है, कुछ आशा है, कुछ विश्वास है। इस बातों को वो बहुत गौर से देखें। यदि आप इस बात को बहुत गौर से सीख रहे हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। लेकिन वॉइस के बारे में और क्लियरिटी के बारे में, वीडियो के कंटेंट के बारे में आपको कैसा फीलिंग हो रही है, आप और भी बेहतर चाह रहे हैं कि आप इससे भी बेहतर चाह रहे हैं आप, या इतने पे ही बेहतर है, जो भी कुछ आपके दिल में गिलवा शिकवा शिकायत हो, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं है, तो आप बात समझ सकते हैं, बात बेहतर है। चलिए अब अपने क्लास पे चलते हैं। एक कोटेशन भी रखा हुआ, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देंगे। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, हार व्यक्ति को निखारती है। हार का एक होता है गले पे हार पहला देना, हार वो भी होता है। एक हार होता है जो गले पे आप अपने वर्कों से पहन लेते। देखिए दोनों हार में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए वो भी हार पहना ही जाता है, ये भी हार ही पहना जाता है, मतलब माना जाता है। खैर मैं इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलते हैं अपने सवाल नंबर पे। डेली सीरीज में अगेन आप लोगों का जय हिंद करके बहुत बड़ा स्वागत है। चलिए क्लास में चलते हैं बहुत अच्छी तरीके। देखिए ये सब सवाल मैंने आप लोगों से करवा चुका है, बिल्कुल मैंने कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं किया है। वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक पहुंच गए। 24, 25 सवाल तक लगा चुके थे, तो 26 नंबर सवाल से हम लोग हैंडल कर रहे हैं। अब आप लोग 26 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। मैं आप लोगों से पहले ही सब कुछ कह चुका हूँ, अब कुछ कहने की गिलवा शिकायत नहीं है। जो भी कुछ शिकवा शिकायत थी हमने आपको बता दिया। चलिए अब लगाइए, इन सवालों का जवाब दीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ये 150 सवाल है। 150 सवाल के साथ साथ आज हम 25 सवाल और करेंगे और उसके साथ हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आज हम लोग शाख नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। बैंक के SLR, RR, RRR क्या होते हैं। तो बताइए 26 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा। 26 नंबर ये समिति का भी आज ही लगा दिया है। समिति का भी वीडियो आज मैंने क्या नाम है कंटेंट लगा दिया। 1 मिनट पेन ले लेने दीजिए, गुरुजी का बिना पेन का काम चलता नहीं है। चलिए सार्वजनिक क्षेत्र में पेन मोटा कर लीजिए सर, हाँ ये भी कर लिया, लीजिए। चलिए पेन सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर, पेन नहीं मतलब उसमें लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों को पुनर्जीवित हेतु सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो वह बर्मा समिति थी बेटा। कौन सी थी, वह बर्मा समिति थी। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस समिति के बचत खातों में चेकबुक, ATM कार्ड जैसे सुविधाओं के लिए खाते में न्यूनतम बैलेंस को समाप्त करने का सुझाव है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, दामोदर। आपको नोट्स मिल जाएगा, परेशान मत रहिएगा, कुछ भी मत लिखिए, बस आप जो ऑप्शन लगाते चलिए और देखते चलिए। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाओं उपलब्ध कराने उद्देश्य से निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था। गांव में देखिएगा, सभी गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया था। तो बताइएगा ऊषा थोराट समिति थी बेटा, ऊषा थोराट समिति थी। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीयकरण, इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जियो ग्लोबलाइजेशन होता है। देखिए प्राइवेट, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, इसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। जियो ग्लोबलाइजेशन भौगोलिककरण होता है, भूमंडलीयकरण है ये। तो होता है घोषित किए गए प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा कौन थे उस समय प्रधानमंत्री।
ऑप्शन नंबर इसका तो सी होना चाहिए, पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए ये 1991 का क्राइसिस आप लोगों को पता होगा, राजीव गांधी जी का बम हत्याकांड भी पता होगा, उसी के चक्कर में पीवी नरसिम्हा राव बने हुए थे, ये भी आप लोगों को पता है। और इसी समय 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन और आरक्षण से संबंधित प्रावधान 27% और ईडब्ल्यूसी का जो लेक्चरबाजी था उस समय, वो सारा कुछ प्रावधान पीवी नरसिम्हा राव के समय आया था। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक नीति 1991 का उद्देश्य नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, उद्देश्य नहीं है। आप बताइएगा इस नंबर सवाल का जवाब, 30 नंबर सवाल का जवाब बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टोबिन कर लगान लिख लीजिएगा। ऐसी चीज़ नहीं लिखना नहीं है, वो तो आपको अभी कंटेंट में मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा नई आर्थिक नीति, भैया वही सवाल पेस्ट कॉपी। 31 नंबर देखिए फिर से आ गया सवाल, आ गया कि नहीं? 1991 की नई आर्थिक नीति, बेटा ये बात याद करके रखिएगा। समय निम्न में से भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मैं शॉर्टकट की पढ़ रहा हूं जिससे आपका समय बहुत कम लगे और हमारा भी समय बच जाए। तो कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसीलिए कहा जाता अर्थशास्त्री। प्रणब मुखर्जी नहीं थे, चित्रमय यशवंत सिन्हा नहीं थे। बात समझ में आ रही है? यदि बात समझ में आ रही है तो मस्त तरीके से खुश होते रहिए और छत पे पूरा हवा लेते रहिएगा। इस भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू। उदारीकरण का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से कार्य करने दे, राज्य का हस्तक्षेप। देखिएगा राज्य का हस्तक्षेप, बेटा हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए, उसी का मतलब होता है उदारीकरण का परिभाषा। मतलब कहने का पूरा तात्पर्य है बाजारीकरण पर व्यवस्था करना, बाजारीकरण पे सारा कुछ टाल देना जिससे उनको वहीं का वहीं चुनाव हो जाएगा। चलिए बताइए 32 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औद्योगिक लाइसेंस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना। यही तो कहते, देखो लाइसेंस देने का मतलब क्या होता है? सरकार का कंट्रोल। कह रही है सरकार, जैसे आपकी गाड़ी का लाइसेंस बनाया जाता, कहती है 18 वर्ष से ऊपर वालों का लाइसेंस बनाया जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर वाले को तो जो 17 साल के उनका नहीं बनेगा, वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। कंट्रोल लगा दिया कि नहीं? सरकार ने लगा दिया। वही बात समझाने की कोशिश किया जा रहा है। उदारीकरण का मतलब होता है कम से कम राज्य सरकार, राज्य मतलब देश का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। बस यही सारा डाटा था। आगे बढ़िएगा। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी या कब हुई थी? वे सवाल पूछ लिया आपसे, बताइएगा। तो आप लोगों को ये डेटा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुझे भी पता है कि आपको यह डेट पता होगा, लेकिन है यह नहीं पता होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जुलाई का किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नई आर्थिक नीति 1991 का के प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइएगा। कृषि और संरचना के सार्वजनिक निवेश में वृद्धि था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि था, क्षेत्रीय असमानता था, और 1 या 2 3 दोनों में से चाहिए। देखिएगा पहला नंबर ऐसा क्वेश्चन का पूछा जाता है। ये यूपी मतलब होता है बेटा, या तो आप यूपी पीसीएस में देख लीजिए, पीसीएस रैंक वाले में, या तो यूपीएससी वाले में देख लीजिए। यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे, ट्रेंड था, लेकिन अभी नहीं है। पूछ रहा है अब बताइए कौन सा सही है। तो अब इसमें बताइए कौन सा सही है। आप लोगों ने ये पढ़ लिया? पढ़ लिया अभी तो। अब इसमें बताइए कौन सा सही है। बताइए, पढ़ लिया? बताइए कौन सा सही है। अभी फिर से दिखा दिया आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। तो 2 कौन सा लिखा गया? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार। एफडीआई का नाम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एफपीआई का भी नाम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है बेटा। चलिए 1991 की नई आर्थिक नीति के पक्ष में निम्न में से कौन सा तर्क सही नहीं है? तो बताइए, अभी आप लोग पढ़े हैं तो इसका भी ऑप्शन बाई नहीं है, इसमें ऑप्शन ए बी सी दिया हुआ है। बताइए कौन सा सही है। 35 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, कौन सा सही हो जाएगा? 35 का हो जाएगा कीमत नियंत्रण होगा बेटा, कीमत नियंत्रण पे हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था? देखिएगा, प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2006 वाले की बात किया जा रहा है, जिसका नाम आप लोगों के एफसीआई का नाम सुने ही होंगे। चलिएगा, लगाइएगा बेटा, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए, बहुत अच्छे, गुड शाबाश, जल्दी जल्दी लगाते चलिए।
36 का लगाइए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी, राघवन समिति थी बेटा। 1991 की औद्योगिक नीति में कितने औद्योगिक की सूची जारी की गई बताइएगा। 1991 का क्राइसिस आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, यदि नहीं पता है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इस पे एक वीडियो बना देंगे। 1991 का भारतीय आर्थिक मंदी बेटा, भारतीय आर्थिक मंदी क्या थी, ये 91 का भारतीय आर्थिक मंदी क्या थी आप बताइएगा, तो हम बना देंगे इस पे वीडियो। जितना बढ़िया कहेंगे उतना बढ़िया से हम आप लोगों को एनालिसिस करवा देंगे इस पे। 1-1.5-2 घंटा और लाइव क्लास में कराएंगे, ऑफलाइन में नहीं, ऐसे नहीं करवाएंगे, लाइव क्लास में, तो आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बताइए जितने लोगों को ये क्लास चाहिएगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि सर इसका क्लास करवा दीजिएगा, और इस क्लास को हम समझना चाह रहे हैं। देखिए एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझिए ही, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी समझना की जरूरत है। निम्नलिखित में से किस समिति ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR बेटा, BIFR को समाप्त करके राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? बताइएगा कौन सा है। बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर थी बालकृष्णन समिति। आपको यह वीडियो देखते देखते एक डाटा मिल जाएगा, इस डाटा में आपको एकदम ऐसे बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा, एक PDF फाइल में सारा कुछ मिल जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, जब मिल जाए तो या तो फोटोकॉपी करवा लीजिएगा या तो आप अपने पास खुद बाई हेडर लिखिएगा, वो तो आप क्या हेडर है फिर। चलिएगा 39 का बताइएगा, पढ़ के 39 का बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 39 बार बार रिपीटेशन आता है। आबिद हुसैन समिति थी बेटा, ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किस वर्ष औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग की स्थापना की गई? इस सवाल का जवाब बताइए, इस सवाल का जवाब बताइए। 40 नंबर का ऑप्शन बताइए कौन सा जिससे पेन होके गुजर रहा है, वही है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन। देखिए जब नीति 1991 में 3 चीज LPG मॉडल लागू हो गया था, तब ने कुछ होगा, तब होगा बस। निम्न में से किस नवरत्न कंपनियों का अवधारणा प्रारंभ किया गया? महारत्ना और नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ज़्यादा एलोबरेट करेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। बताने के लिए सब कुछ 97 में किया गया था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विषम अधिनियम कब पारित किया गया था? MSME जिसको कहा जाता है बेटा, माइक्रो स्मॉल कहा जाता है ना, उसी को बारे में चर्चा कर रहा है। कब लागू किया गया था तो बताइएगा। बहुत अच्छे, 2001-2002, मतलब नई की बात कर रहा है सर, नई की बात कर रहा है तो 2006 ही होगा बेटा, बहुत अच्छा। वैश्वीकरण के बारे में बताइएगा। वैश्वीकरण का मतलब होता है बेटा पूरा देश, इसको एक ही छोटे से परिभाषा में लिखना, जब पूरा देश एक गांव है। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरा देश एक ही गांव है, मतलब आप एक गांव में जितनी सहजता से जा सकते हो, वैसे वैश्वीकरण का परिभाषा होता है। वैश्वीकरण का परिभाषा ऐसे ही होता है, वैश्वीकरण कर देना। बोलते हैं ना, एक जमीन को गांव निर्मित पंचायती राज्य कर दीजिए, मतलब पंचायत का बना दीजिए, पूरे गांवकरण कर दीजिए, गांव का होता है। 43 नंबर सवाल का जवाब देंगे। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है, यही अर्थ आपको बताने की मैंने कोशिश किया है। कौन सा अर्थ बताने की कोशिश किया है? यही वाला सेम अर्थ आपको मैंने इस वे में बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए, और वही सही है ऑप्शन, ठीक है ना। विकास का राव मोहन मॉडल, देखिएगा विकास का राव मोहन मॉडल किससे संबंधित है, तो भारत में कब अपनाया गया था और किससे संबंधित है? तो मैं बता दूं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही संबंधित है। 1991 वाले आर्थिक नीति में जब ये वित्त मंत्री थे तो इन्होंने ही इस कष्ट से निवारण था, LPG मॉडल के बारे में इन्होंने ही चर्चा किया था। तो उसी आर्थिक संकट के बाद, आर्थिक संकट के पूर्व, आर्थिक आयोजन के बाद, तो बताइए क्या लगा सकते हो? आधा सवाल तो मैंने खुद ही हैंडल कर दिया है, आर्थिक संकट के बाद ये किया जाए। जैसे आर्थिक संकट के बाद, ये वाला सेंटेंस आपको थोड़ा सा गंवारा लग रहा होगा। अरे भाई आर्थिक संकट का मतलब होता है जब आपके ऊपर कर्ज लग जाएगा तभी ना आप काम करेंगे, तभी ना आप काम करेंगे। तो आर्थिक संकट के बाद तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आर्थिक संकट के बाद हमें मॉडल लाने की क्या जरूरत है। अरे भाई जब आपके घर पे पैसे की दिक्कत आएगी तभी ना आप कमाने की कोशिश करोगे। तो वही है राव मोहन मॉडल, यही लाए थे LPG मॉडल, यही थे उस समय वित्त मंत्री, इसीलिए इनको भगवान का नाम देके ही कांग्रेस सरकार ने इनको क्या बना दिया था, 2005 के लगभग नियर अबाउट प्रधानमंत्री बनाया था। अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन कब आई थी? तो
तो ये सवाल आप लोगों का यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कब भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत की गई? बेटा ये एफडीआई की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं मेरे लल्ला? एफडीआई की बात कर रहे हैं। एफडीआई का मतलब होता है डायरेक्ट नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। 46 नंबर सवाल का जवाब आप ठोक दीजिए जल्दी से। 1991 में लाया जाएगा सर, क्योंकि उसी समय भारत में, अब ये चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे डाटा भी देना है, क्योंकि डेली सीरीज है, डेली सीरीज में बहुत कम बातें बकवास होना चाहिए। डायरेक्ट कंटेक्ट क्या होना चाहिए? कंटेंट कंटेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिर से बोलिए क्या होना चाहिए? कंटेंट कंटेक्ट होना चाहिए। फिर से बोलिए एक बार, कंटेक्ट होना चाहिए। किससे? कंटेंट से होना चाहिए, उससे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 47 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी बी है, वित्त विनिवेश मंत्रालय को बदलकर, हाँ ये बी हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अरे भैया इसका नाम आप लोग फुल नेम छाप दीजिएगा, मान जाएंगे आप लोगों को। फुल फॉर्म इसका छापिएगा। क्या होता है? ये गांव में चलाया जाता है, कभी कभी गाँव वालों को बहुत अच्छी तरीके से प्रधान काम करवाता है, ऐसा कुछ कह रहा है, लेकिन अब छापिए कब की बात है। इशारा मैंने दे दिया, फरवरी 2000, हाई डेट याद रखिएगा, फरवरी वाला 2006 तो चलो गेस मार जाएंगे, लेकिन ये फरवरी वाला गेस नहीं मार पाएंगे। चलिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत निम्न में से कहां पर की गई थी? 49 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। सबसे पहले ये किया गया था आंध्र प्रदेश में। आप लोग बेहतर समझ पा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया सारी बातें कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, तो आप लोग एनालिसिस कर ले जाएंगे। 50 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 50 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा 50 नंबर सवाल का ऑप्शन? मंत्रालय द्वारा अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत की गई थी। अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। सर हम ये जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये कब का इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं 1990 से लेके 2006 के बारे में। जितना लॉजिकल बेस कंटेंट बनना चाहिए उसी से मैं आपका कंटेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना? जितना डाटा कंटेक्ट होना चाहिए उतने से कंटेक्ट करवा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और जो मेच्योर बच्चे देख रहे हैं उनको तो खुद पता है कि सर वाकई में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो भाई लगाते रहिएगा। चलिए अब देखिए सवाल बहुत सारे हैं। चलिए 91 नंबर खोल दिए हैं तो इसको भी लगा लीजिए, बट अब कल यहाँ से लगाएंगे सवाल को। चलिए लगाइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। 51 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। यहीं से डाटा हम बंद करेंगे। ये क्या कह रहा है? प्राथमिक शिक्षा घोषणा, पोषण युक्त भोजन देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन, मतलब पूछिए मत, ये सवाल कितनी बार जीवन में पूछा जा चुका होगा, और ये बात आप भी समझ पा रहे होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रट लीजिए इसको, क्या करिए? रट लीजिए। देखिए हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट तो है, बट उसके साथ साथ रास्ता में जब घूमते हो उसके बारे में सोचते हो, यक्स के बारे में कहते हो ना। असल बात जब से ये मैथ वाला क्रेज बढ़ा है, यक्स मान लो यक्स है, और जब से आप लोग यक्स मानने लगे और यक्स मानते मानते हर जगह यक्स मान लेते हो और उसी की परिक्रमा में घूमते रहते हो, लेकिन आज तक यक्स का पता नहीं लगा पाए कि यक्स है कौन, ठीक है ना? मैथ में भी यक्स कब 10 बन जाए, मैथ में भी कब यक्स 100 बन जाए, मैथ में भी कब यक्स कौन से डिजिट में परिवर्तन हो जाए, पता नहीं है। रूप रंग आकार और संख्या का। तो यक्स के बारे में कम सोचा करिए, यक्स के बारे में कम सोचा करिए, यक्स के बारे में ज्यादा सोचा करिए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने कंटेंट के साथ, कंटेक्ट करवाते हैं। चलिए अब यहां से हम आपको देते हैं एक अच्छा डाटा, जिससे आप अपने बेहतर के लिए बेहतरी कर सकते। खुल जा भाई डाटा। चलिए देखिए यहां से खुल गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया डाटा। शाख नियंत्रण, हेडिंग डाल लीजिएगा। शाख नियंत्रण किसे कहते हैं? देखिएगा, शाख नियंत्रण बिल्कुल एकदम हिंदी में प्रोवाइड करा है। खासकर अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि यह हिंदी में पिरोना बहुत मुश्किल हो जाता है, हिंदी में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके टर्मिनोलॉजी, टर्म का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट इनके विशेष वर्ड हैं, विशेष शब्द हैं, वो सब हिंदी में बताना बड़ा मुश्किल। अल्पकालीन का दिमाग नहीं होता है। शॉर्ट टर्म कहेंगे, शॉर्ट टर्म लोन तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन अल्पकालीन नहीं समझ में आता। चलिए लगेगा। रेपो दर किसे कहते हैं? रेपो दर वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है।
कुछ नहीं करना है। ये देखिए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। थोड़ा सा समझा लेने दीजिए, समझ में आ जाएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को। मतलब पप्पा कौन है, तो पप्पा आरबीआई है। तो कह रहा है कि जोन बैंक आरबीआई जोन पापा अपने लइकवा के देले, जोन अपने लइकवा के देले ओके का कहा जाला, तो ओके रेपो रेट का, रेपो दर कहा जाला। इसको डबल आर कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। तो बोले इसको क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। बात समझ में आ गई थी बहुत अच्छी तरीके से। 1 मिनट इसे मिटा लेने दीजिए, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, गुड। अरे भैया जाओ, अरे यार कुछ और हो जाता है। तो बेटा इसको रेपो रेट कहा जाता है। जब रेपो रेट बनता है तो इसको किसको दिया जाता है, बैंक से आरबीआई के बीच में लेन देन किया जाता है। ये कितने दिन के लिए होता है, अल्पकालीन के लिए। मतलब कितना 6 से 7 5 दिन के लिए हो सकता है ना, हाँ इतने ज़्यादा नहीं हो सकता, 3-4 दिन के लिए ही लिया जा सकता है, ठीक है ना। 4 दिन होता है कम शॉर्ट टर्म वे के लिए, शॉर्ट टर्म वे के लिए। चलिए रिवर्स रेपो रेट क्या कहा जाता है, सब एक एक चीज लिखते चलिए। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है ट्रिपल आरआर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ट्रिपल आरआर कहते हैं। रिवर्स रेपो दर वह दर होता है जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को अपने यहाँ जमा पर ब्याज देती है, ब्याज देने के काम करते हैं। जैसे देखिए रेपो रेट, डबल रेपो रेट का मतलब क्या होता है, ये बैंक रख लीजिए, ये बैंक को क्या करती है, ये ब्याज पे देती है। ट्रिपल रेपो रेट का मतलब होता है, एकदम शॉर्ट वे में समझिएगा, ट्रिपल रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंकवा के पैसवा पे अब आरबीआई देगी, ये आरबीआई है, आरबीआई देती है, तो आरबीआई इनको क्या देगी, ब्याज देगी। अब ये कहोगे सर इन दोनों का उपयोग क्या होता है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये इसलिए कहता है कि जैसे देखिए रेट 2 प्रकार के होते हैं बैंक। एक बैंक देता है बेस रेट पे देता है, और एक PLR रेट पे देता है, मतलब प्राइमरी लैंड स्पेल रेट पे देता है। तो इस पे बहुत कम लोगों को देता है, बेस रेट पे देता है। बेस रेट उसे कहते हैं, बेस रेट उसे कहते हैं कि माने कोई भी बैंक उससे कम पे नहीं दे सकता। तो इसका मतलब होता है रेपो रेट। देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको पूरा बता देता हूं बेटा कि रेपो रेट का रेट कितना है गवर्नमेंट का, ये हर 2 महीने का महीना पे बदलता रहता है। तो मैं आपको रेपो रेट अभी तुरंत बता दूंगा, रेपो रेट क्या होगा, SLR रेट क्या होगा, और बैंक रेट क्या होगा, SLR रेट, CRR रेट कौन सा होगा, तो सारा अभी मैं बता दूंगा कितना परसेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ये समझ लीजिए काम कैसे करता है। जैसे बैंक ने रेपो रेट पे लिया, बैंक ने रेट लिया 10% पे, तो आपको लोन कितने पे देगा, 15% पे देगा। लेकिन यदि बैंक को आरबीआई को लगने लगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, बोलेगा 50% पे दे दीजिए। जब ये 50% पे देगा तो तुमको ये 60% पे लोन देगा। जब 60% पे लोन देगा तुम लोन लोगे, नहीं लोगे, तो डिमांड बढ़ेगा क्या, नहीं कम हो जाएगा, डिमांड बहुत कम हो जाएगा। मतलब जैसे मिठाई आपको क्या नाम है, कूलर लेना है, गर्मी चल रहा है, कूलर लेना है, कूलर का रेट हो जाए 10 रुपया, 10 रुपया नहीं 3000 रुपया कूलर का रेट है। अब आपके पास 1 लाख रुपया है, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अब देखिए मौसम की गर्मी से ज़्यादा कहीं पैसे की गर्मी होती है। कितने का कूलर है, वो बोलेगा 3000 का, तो बोलेगा भैया तो बहुत गर्मा रहे हैं, कूलरवा को क्या कर दीजिए 3500 कर दीजिए। कहेंगे भैया कितने का कूलर है, तो बोले 3500 का कूलर है। अब देखिए 300 का कूलर 3500 का, भैया ये गरमाए थे, पैसा डेड टाइट था। इसको तरलता कहते हैं। तरलता का मतलब होता है बेटा जेब में जो गरम गरम पैसा रहता है, इसको तरलता कहते हैं। तरलता इनके पास था, लेके पहुंच गया धड़ाक दे, बोले भैया 3500 में पैक कर दीजिए, क्योंकि इनका भी प्राउड लगा हुआ था, कम बेसी तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि अब राजा है, 1 लाख रुपए लेके आ गए। तब तक फिर एक जनी पहुंच रहे, क्योंकि उनको कम रेट पे लोन मिल रहा था ना, उनको कम रेट पे लोन मिल रहा था, तो बैंक से उठाए तो तुम गर्म हो जाए। तो बोले भैया पंखवा कितने है, कूलरवा कितने का हो, बोले भैया 3500 का है, और कम बजा एक दाम 4000 रहा है, लेकिन 3500 का बता, ठीक है 3500 में पैक कर दीजिए। वो लेके चल गए। तब तक फिर चौथ का लोन लेके आ गया, कह रहा है भैया कूलरवा कितने का है, तो बोले भैया कूलरवा 4000 का है। कहें कि उत्पादन क्षमता कम होने लगेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ नुकसान होने लगता है सरकार का, पैसा का मूल्य घट जाता है। मतलब जहाँ 10 रुपया का महत्व था, अब वहाँ 20 रुपया दे रहे हो, तो पैसा का महत्व कम हो गया कि नहीं कम हो गया। उसी को क्या नाम है कंट्रोल करने के लिए बैंकों को रेट दिया जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब इससे ज़्यादा यहाँ समझा नहीं सकते, कारण ये है ये क्लास नहीं है, ये आपका क्वेश्चन क्यूज है।
सीमांत देखिएगा, सीमांत, अरे भैया आ जाओ यार, सीमांत बेटा, सीमांत अस्थाई सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहा जाता है, एसएलआर कहा जाता है। फिर पढ़ लीजिएगा इसको, एसएलआर रेट क्या है? वाणिज्य बैंक अपनी अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति हेतु सुविधा तरलता एसएलआर के बदले भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ऋण पर लेते हैं उसे सीमांत अस्थाई। देखिएगा बैंकों को क्या होता है, देखिए बैंकों के पास वैसे पैसे की कमी तो पड़ती नहीं है, एनडीटीएल होता है उनके पास, एनडीटीएल जमा कर देते हैं, आरबीआई के पास भी रहता है, जितना बैंक का रहता है उसका 1% अपने पास रख के जमा करते हैं। एनडीटीएल नहीं समझाएंगे, यहाँ पे बहुत भारी क्लास हो जाएगा। सीमांत अस्थाई का मतलब होता है जैसे इनको रातों रात पैसे की जरूरत पड़ गई, जैसे अभी क्या नाम है, कोई त्यौहार आ गया तो कहेंगे भैया जल्दी से सरकार से लोन ले लीजिए और इसको जल्दी से धपाक से दे दीजिए, जैसे ही सुबह कल पैसा जमा होगा सरकार को रिटर्न कर देंगे, हमारा लोन डिमांड और सप्लाई, हमारे कस्टमर खुश हो जाएंगे, इसी के लिए दिया जाता है। जैसे अभी कोविड-19 आया हुआ तो सरकार ने बोला एसएलआर रेट पे भी प्रोवाइड कराइए, रेपो रेट कम कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जेब में पैसा भरे और जो फैक्ट्रियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना के भी क्या करेंगे, जब पैसे नहीं है तो कहीं भैया क्या नाम है लोन धड़ल्ले से दे दिए। देखिए सरकार कितना प्रकार की लोन प्रोवाइड कर दी है जिससे लोग ले रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है और छोटे छोटे चीज़ों का डिमांड और क्रिएट होना शुरू हो गया। अब आइएगा तरलता नियंत्रण करने के उपाय क्या? तरलता का मतलब क्या होता है? अरे पैसवा जोन तोहरे जेबवा में पैसवा धइल बा 10 रुपया 20 नोट हो, नोट जोन गरम कैले बा एकदम, लोगों को कहते हैं मारो 4 लाठी, मारो 10 लाठी, देख लेंगे थाना पे बाजार सब देख लेते हैं ना, जब आती है पुलिस तब तो कुछ नहीं देख पाते, तब तो अंधरा जाते, का भइल है, कैसी भइल है, अच्छा का पैसा दे बड़ी आवाजिए टंग जा, नहीं हमारे लड़को नहीं करल, तब तक गरमा तला खूब लड़का ट्रेनिंग देता जे बोली तो चढ़ के मारे, इनके छेड़ दे उनके छेड़ दे, तो आधा लोग तो तब तो नहीं समझ में आया, जब फंस जाता है तब दिमाग ठंडा हो जाता है। तो बेटा उसको कंट्रोल कैसे करती है? बैंकों के सभी जमाओं का अनुपात जो सरकारी प्रतिभूत नगद, देखिए प्रतिभूत का मतलब होता है नगद, स्वर्ण जैसे चल सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है, इसका भी तरलता से विपरीत संबंध होता है। अब देखिए आपके पास पैसा है, अब वह पैसवा को आपके पास एसबीआई के पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास जब पैसा रख दोगे बैंक के पास लै धपाधप पैसा, लै धपाधप सब पैसा जमा कैले बा अपन। अब बैंक तो गरमा जाने कहिए पैसा बहुत बड़ा लोन 10 रुपया में दीजिए, 10 रुपया में नहीं, इनको फ्री में लोन दीजिए, बस स्टैंड की तरह हर बस स्टैंड पे लोन वाला कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, आओ लोन लो, आओ लोन लो, आओ लोन लो, आओ लोन लो। तो भैया लोनवा तो बैंकवा दे दे, लेकिन जहिया क्राइसिस में फर्क बंद होके भाग जाई तब हम अपने मनैयन के लोनवा कहाँ से देंगे? तो इसीलिए कहा जाता है यदि आप सरकार के पास 50 लाख रुपया जमा किए हो मेरे लालों, तो आपको 1 लाख रुपए की सरकार गारंटी ले रही है। 49 लाख यदि आपका डूब जाए तो उसका 1 रुपए की भरपाई सरकार नहीं करेगी, 1 लाख रुपया पकड़ा देगी, झुनझुना लेके हिलाते हुए बैंक से चले आइएगा। उसी बेस पे इसको रखा जाता है। कहते हैं तुम दे तो बहुत ज़्यादा रहे हो और यदि कहीं भाग गए तो कौन देगा, इसलिए जितना लिए हो पैसवा उसका 3-4% हमारे पास एक कम बेसी होता रहता है, हमारे पास ला के रखिए, तब हम तुमको कहेंगे लोन देने के लिए। इसीलिए कहा जाता है बैंक का लाइसेंस बनवाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं बेटा, दिखना शुरू हो जाए। सर जी बड़ा कर लीजिए, सर समझ में अच्छा आ रहा है, ऐसे पढ़ाते रहिए। तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर मज़ा तो आ रहा है, पढ़ाई ऐसे ही होना चाहिए। तो ऐसे होना चाहिए तो भैया हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक आप लोग फीडबैक नहीं। नगद आरक्षित अनुपात CRR हो जाएगा। देखिए ये भी वही चीज़ है, CRR बैंकों का समग्र जमाओं का अनुपात आरबीआई के पास रखना पड़ता है। नगद आरक्षित अनुपात CRR का रहा था। इसकी तरलता से विपरीत संबंध इसका भी देखिएगा बेटा। एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानकारी में रख लीजिएगा, मैं कहना ये चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा है, इससे आरबीआई जो है बेटा, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई टोटल वो बैंकों के, जैसे बैंकों का कमांड करता, पुलिस है, पुलिस है, क्या है ये, बैंकों का पुलिस है बेटा, पुलिस, बैंकों का पुलिस है। कहता है इतना रुपया दीजिए नहीं तो महंगाई बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ गया कंट्रोल करिए। तो किससे कंट्रोल करेगा? तो देखिए किससे कंट्रोल करेगा, RR से करेगा, RRR से करेगा, SLR से करेगा, CRR से करेगा। तो इसी को कम बेसी कहेगा बैंक सुनो तुम इतना पैसा रखे हो जमा करके ना, उसको मेरे पास इतना % ला के रखो। तो बोलेगा माई बाप काहे रखे हैं? बोले यदि नहीं रखोगे तो भैया हम बढ़ा देंगे रेपो रेट।
और जब रेपो रेट बढ़ा देंगे तो तुम्हारा कोई लोनवा नहीं लेगा, और जब लोनवा नहीं लेगा तो समझ लो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बैंक में बैठने लगेगा। ऐसा भी कह सकता है, कह रहा है महंगाई बैठ रहा है, बैंक पैसा कम कर दीजिए, लोगों को लोन देना कम करिए, कह रहा नहीं देंगे, हमारे पास बहुत पैसा गर्मी है। कह रहा अच्छा बहुत गर्मी है, हाई जोन पैसवा धैले बाटा एक इतना % CRR ला के जमा कर दे हमारे पास, बैंक को चुआई दे करके बैठी जाए। अरे बाप रे बाप माई बाप, अब तो ये CRR भी मांग रही है, SLR भी मांग रही है, मतलब ऊपर पूरा पैसा रख दे हमारे पास, बची का खाक। एक से बढ़िया माई बाप बात मान लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। ठीक है माई बाप कल पहुंच जाएगा। ये कह रहा है यदि एक घंटा लेट हो लगी तब वो हम मानेंगे नहीं, एक घंटा का, 1 घंटा में बहुत लोन सैंक्शन कर देगा ये, ठीक है ना। एक घंटा का पैमाइश रखा जाता है बैंकों में, जैसे बैठो के क्लर्क और PO बन के ना, उस दिन हमारा समझ में आएगा अरे सर जी बैंकवा तो चोचियाता है, कहते हैं बैंकों में मनमर्जी चल रहा है, सरकार मनमर्जी चले, चोचिया जाते हैं बेटा। कहते हैं ना सरकार का है नहीं चाह रही है 5 रुपया 2 रुपया लोन दे दे ऐसे औकात बा, देशवा बैठाना है। एक बार तो 1991 में बैठा था और बैठा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हन राव समिति के सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया था। ध्यान से पढ़िएगा, अभी मजाक अपनी जगह पे है, आप लोग समझ लिए होंगे। यदि आपको बेहतर समझना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पूरा साख नियंत्रण जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं आपको लाइव क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल क्या नाम है उदाहरण एग्जाम्पल लेके, पिज्जा बर्गर का जो भी चाहिए आपको। नरसिम्हा राव समिति के सिफारिश पे बेटा देखिएगा, पूछेगा किसके सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, तो बेटा नरसिम्हा समिति के कब 1975 कब की गई थी, तो 1926 सितंबर 1975 में किया गया था। आप बहुत अच्छी ये डाटा याद कर लीजिएगा, बैंक पढ़ रहे हैं। इस बैंकों में केंद्र सरकार के प्रायोजिक बैंक और संबंधित का हिस्सेदारी कितना था। प्रायोजिक मतलब इन बैंकों में जब खुल रही हैं तो जैसे सरकार का कितने हिस्सेदारी था और प्रायोजिक बैंक का कितने हिस्सेदारी था और राज्यों का हिस्सेदारी कितना था। है तो सरकार का हो जाए केंद्र का, है प्रायोजिक बैंक का हो जाए, है राज्य सरकार का हो जाए, यही कह रहा था। है डटवा याद कर लीजिएगा, 50 50 35 15 15 35 50 5 करके याद कर लीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। 5 होता है 10 और 2 क्या नाम है 5 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे हो जाएगा। मतलब अब याद करने का आपका तरीका होना चाहिए और कुछ नहीं कह रहे हैं, याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड बैंक के बारे में पढ़िएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विनियमन राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक को नाबार्ड, देखिए इसका फुल नेम ये भी पूछा हुआ है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, ये भी पूछा हुआ है। स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। क्या नाम है समिति थी, सिवरन समिति थी बेटा, सिमरन समिति, सिमरन हम कहते हैं, सिवरन समिति थी, उस समिति के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। देखिए बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग, लाइक नहीं किए अभी तक, लाइक कर दिया करिए। अभी तक बटन नहीं दबा, अरे भाई जब तक बोल रहे हैं तब तक तो लगा दीजिए, अब तो लगा दीजिए, अभी भी नहीं लगाए, अरे अब तो लगा लीजिए। चलिए लगा दिए होंगे, आई होप आप लगाएंगे, पक्का फीडबैक देते। राज्य स्तरीय सरकारी बैंक, केंद्र सरकारी बैंक, प्राथमिक बैंक, सहकारी बैंक 3 प्रकार के होते हैं। बस यही डाटा आपको पता होना चाहिए था। नाबार्ड के बारे में बता दिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बता दिया। सरकारी बैंक 3 प्रकार के होते हैं, एक राज्य स्तर, एक जिला स्तर और एक स्थानीय स्तर का। बहुत अच्छा सर, ये डाटा तो कभी सुना नहीं था। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक अर्थात भारतीय औद्योगिकीय ऋण तथा निवेश बैंक ICICI है। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना 1955 में किया गया था, ये बात याद रखिएगा। IDBI हो जाएगा, औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में। अच्छा जुलाई में किया जाता है सब कुछ। चलिएगा, यूनियन ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1964 में किया गया था तथा भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI का देखिएगा और IDBI का स्थापना 1964 में हुआ था। बेटा ये बिल्कुल डाटा याद कर लिए। वैसे आप छोटा सा नोट बनाते चलेंगे तो आई होप बहुत अच्छा रहेगा। जब आपके क्या नाम है नज़दीक आएंगे एग्जाम तो यही सब तो डाटा आप पूछते हो। आप इस डाटा को इनकार नहीं कर सकते, ये मुझे भी पता है। बहुत मंद खुश होते हैं कि सर बड़ा तगड़ा डाटा लाते हैं आप, मतलब ये कैसे करते हैं आप। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड का प्रबंधन इकाई है बेटा, प्रबंधन सबसे छोटी इकाई कौन है, तो नाबार्ड ही है। पूछेगा किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे छोटी इकाई कौन है, तो नाबार्ड ही है।
कब गठन किया गया था किसका? किसान क्रेडिट कार्ड का 1998 में किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड का योजना। अब देखिएगा सिडबी है बेटा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ पे है। यदि पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के क्या नाम है लिंक में दे दिया करेंगे। यदि आपको चाहिए तो बताइएगा, आपको खुद बताइएगा पीडीएफ का रिक्वायरमेंट होगा तो आपको वहां से मिल जाएगा, नहीं तो अपने ऑफिशियल चैनल पे आपको प्रोवाइड ये कराया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यह बात सार्वजनिक क्षेत्र का व्यापारी में सबसे बड़ा बैंक यही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये याद रखिएगा। स्थापना 1875 में था। एक्सचेंज दलाल इंडस्ट्री मुंबई में है बेटा, ये नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। नेशनल स्टॉक एजेंसी 1992 में किया गया था। चीन में देखिए, चीन में अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक है, ध्यान रखिएगा। चीन में सबसे पहले खोलने वाला शाखा खोलने वाला कौन सा बैंक है? तो चीन में खोलने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोग करता देश है। प्लास्टिक मनी बेटा, प्लास्टिक मनी समझ रहे हैं ना? मनी मतलब बोरा नहीं समझ रहे, पैसा, पैसा, ठीक है, रुपया जिसको आप लोग बोलते हैं। मुद्रास्फीति महंगाई पर ऋण वर्ग को लाभ होता है बेटा, ऋण वर्ग को लाभ होता है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ल हो और जो लोन दे अलावा तो धड़ाधड़ लोन चले ना, कहा कि डिमांड बढ़ जाएगा, ऊपर आप समझाए हैं तो वो बात समझ में आ जाएगी। चीन के संघाई में एक शहर है चीन का, सर्वप्रथम अपनी शाखा खोलने वाला एक्सिस बैंक है। भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है ये, ध्यान रखिएगा। स्टेट बैंक एक व्यापारी बैंक के रूप में खोला है, ये निजी क्षेत्र में खोला एक्सिस बैंक, तो ये सब बात याद रखिएगा। काली मुद्रा ब्लैक मनी का तात्पर्य ऐसे मुद्रा से जिस पे टैक्स नहीं दिया जाता, आयकर नहीं दिया, आयकर का मतलब होता है टैक्स नहीं देता है, उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। यदि घर पे होगा तो भेज दीजिएगा, ठीक है ना। सरकार को ब्लैक मनी मत बनाया करिए। थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। चलिए सर, छोटा हो गया। आधार रेट क्या होता है? वह दर जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक ग्राहकों को नहीं देता। ये तो ऊपर आप बता दिए हैं, इसी को बेस रेट कहा जाता है, यही तो बताएं। मतलब बैंक इससे जीते नीचे नहीं देता। देखिए PLR बोलते थे, प्रधान बेटा, प्रधान दर होता है प्राइम लैंडिंग रेट, ये भी ऊपर बताया मैंने। यह वह दर है जिसमें वाणिज्य बैंक अपने विश्वसनीय मित्र में, देखिएगा बैंक 2 प्रकार के लोन देते हैं। अब करोड़पति हो और उसका देन लेन बहुत अच्छा हो बेटा, उसका देन लेन अच्छा हो तो इसके तहत देता, मतलब 1-8% और कम हो जाए। इसीलिए कहा जाता है विधायक जी से बात कर लीजिए, प्रधान जी को लेके चले जाइएगा और किसी को लेके चले जाइए जिससे आपका लोन रेट कम हो जाएगा। तो जिंदगी में कभी लोन लेना होगा बैंक से तो गाँव का जो सार्वजनिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति होगा, जिसको सब लोग मानते हैं, जैसे मेरे पिताजी हैं, बताना उचित नहीं है, मेरे पिताजी मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, यदि उनको स्टेट बैंक से लोन लेना हो तो उनकी एक सिग्नेचर पे वो कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यह किसी अलग और गलत आदमी को रिकमेंड नहीं करते हैं। तो ऐसे छवि वाले व्यक्ति के साथ यदि आप लोन ले रहे हैं तो कभी जीवन में लोन लेना पड़े। वैसे लोन लेना ठीक नहीं है, लेकिन लोन लेना ठीक है। यदि कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप अपने वहाँ के सम्मानित व्यक्ति को लोन लेने जाइएगा तो आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा, हर जगह का परसेंटेज डाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपकी लाइफ से संबंधित था इसलिए मैंने इतना समय लिया। नरसिम्हन समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2000 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, तरलता समायोजन LFA को अपनाया गया था। LFA का मतलब होता है बेटा, यदि रात नाइट वे चाहिए तो ऐसे लोगों को लोन देने के लिए कार्यक्रम बनाए गए थे, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार की क्रिया के नीति के तहत खुले बाजार में सरकारी ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियां एवं अन्य स्वीकृति पत्रों का क्रय विक्रय करता है। देखिए जब कहते हैं, अच्छा ये बताइए, क्या आप तो कह रहे हो कि सर जब बैंकवा के पास पैसा है तो पैसवा वो अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से ले रहा है, लेकिन जिस बिजनेसमैन के पास पैसा है और जो गाँव में जौन पैसवा, देहातवा में, शहरवा में जौन पैसवा, जो सरकारी लेन देन से मतलब नहीं है, बैंक से लेन देन, उनका पैसवा कैसे लेगा? तो अरे पगलू, LIC नहीं करवाती है, कहती है LIC ले लीजिए, बॉन्ड ले लीजिए, हाई बॉन्ड इतने में आया है, ये कह रहे थे इकट्ठा पैसों कहती है ला के जमा करिए और ठीक कागज ऐसा पकड़ा दे, ऐसे कागज पकड़ा दी, कह दिए ले जा 10 साल तक अब आराम करा, जब पैसा का वैल्यूएशन डाउन हो लगे तो धीरे से पकड़ा दे ब्याज के साथ।
तो पैसों का क्या करेगी सरकार? कुछ न, सरकार क्या करेगी, वो अपने पास रख देगी, उसका लोन दे के अपना बाजार व्यवहार करेगी, और तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रिका का झुड़ुगलुल्लू हो जाएगा, गर्मी खत्म। पैसा गर्मी बातों में रह जाएगी, लेकिन जहाँ मार करोगे, पैसा पकड़ाओगे 2 मिनट में फाड़ के फेंक दिए पुलिस गए, भाग कर क्या करब हम? ये तो तुम्हें ही भजा सकते हो, 10 साल के बाद फंसी, तब तक हमारा गोली खा जाएंगे, क्या होगा? तो वैसा बात है। सीमांत अस्थायी की अवधारणा कब लाई गई थी? तो यह ध्यान रखिएगा 2011 में लाई गई थी। एमसीएलआर की समिति सीमांत निधि लागत आधारित दर, एमसीएलआर किसे कहते हैं, 1 अप्रैल 2016 में लाया गया था। बैंक रेट की तरह ये भी है बेटा। सीमांत अस्थायी सुविधा एमएसएफ के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त करता है बेटा। इसी के आधार पर उसको 1 रात या 1 दिन या 2 दिन के लिए रेपो रेट से थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे लेना पड़ता है, इसी के लिए ये भी सुविधा चलाई गई। बस इतना बता सकते हैं, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है, दे नहीं पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधान दर या पीएलआर अभी ऊपर बताएं कि स्थान पर जुलाई 2010 में बेस रेट पर लागू किया गया था। ये सारा मैंने अभी आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप जीरो मनी किसे कहते हैं? जीरो मनी को मौद्रिक आधार पर M1, M2 संकुचित मुद्रा, M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। देखिएगा, ये तो समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और M1, M2 क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, चलो कोशिश करते हैं। M0 को मौद्रिक आधार कहा जाता है बेटा, मौद्रिक आधार है। M0 को मौद्रिक आधार है। M1 और M2 को संकुचित कहा जाता है, बड़ा संकुचित का अर्थ समझ पा रहे हैं आप। और M3 और M4 को व्यापक मुद्रा के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिएगा, M सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल है। तो ऐसे आपसे सवाल कैसे पूछेगा? M4 सबसे पूछेगा, इसमें देखिए सबसे तरल कौन सा है, तो M1, M2, M3, M4 रख देगा, ऐसे सवाल पूछेगा। अमूमन ये सब आप लोगों को एसएससी में पूछता है। अमूमन इसलिए पूछता है कि हमें फाइनेंशियल सब लोग रहते हैं, मार्केटिंग के सब लोग आते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी सवाल आया है, और प्रीवियस ईयर देखेंगे तो दिखेगा। M1 सबसे तरल होता है, इसमें रुपया आता है। M4 सबसे कम तरल होता है, इसमें क्योंकि हीरा जवाहर सोने चांदी रखे जाते हैं। M3 मुद्रा आपूर्ति का व्यापक मापक है बेटा, इसमें समस्त मौद्रिक समाधान भी कहते हैं। तो ये सब नामें याद रखिएगा। और आप लोग कहेंगे तो अर्थशास्त्र का 2-1 दिन क्लास मैंने चलाया था, वो वीडियो पूरा हो नहीं पाया था, समय की बड़ी अभाव रही, तो इसीलिए नहीं करा पाए। यदि आप लोग सपोर्ट करिए तो हम उस वीडियो को फिर से क्या नाम है कंटिन्यू कर देते। जो समिति की बात की गई थी, वो समिति आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। बैंक क्षेत्र में सुधार हेतु गठित अन्य समितियां कौन सी? एक घोष की समितियां बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से चालू किया गया था। तारपोर समिति किसके? विदेश विनियमन पूंजी खाता परिवर्तन के उद्देश्य क्या है? नायक समिति लघु महत्तम ऋण उपलब्ध कराने से किया गया था। आर गुप्ता समिति कृषि ऋण से सुविधा। देखिएगा, डायरेक्ट आपको इससे ये सवाल यहाँ कैसे पूछेगा ये मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मैंने पहले सवाल आपको करवा दिया समिति से संबंधित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आर गुप्ता कृषि ऋण से संबंधित है। PR खन्ना समिति किसे? गैर निष्पादन परिसंपत्तियों से संबंधित, छोटे बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु रेड्डी समिति। सुब्बा राव समिति किससे संबंधित थी? सुब्बा राव समिति मौद्रिक नीति तकनीकीय सलाह से संबंधित थी। दीप पारिखक बेटा आधारित वित्तीय मामले से संबंधित। श्यामलाल गोपीनाथ लघु बचत योजना से संबंधित था। बिमल जलान था तो नए बैंक के परमिट का मतलब होता है बेटा, परमिट का मतलब होता है एक तरह का आदेश दे देना, परमिट दे दिया मैंने, तुम जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, वो था। ऊषा थोरट समिति पूछा हुआ देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य। उर्जित पटेल मौद्रिक नीति में ढांचागत विश्लेषणात्मक सुधार। नचिकेत मोर समिति निम्न आय वाले परिवार छोटे व्यवसाय में वित्तीय सेवा उपलब्ध। मैंने बोला है ना, जब से कोविड-19 आया हुआ है और जब से सरकारें अपने देश के विकास के लिए लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन, जैसे कृषि लोन और कृषि लोन में औद्योगिक ऋण, पोल्ट्री मोड, सारे बहुत अच्छे लोन सरकार प्रोवाइड करा रही है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, और थोड़ा सा बैंकों का चक्कर जो है, कागज पत्रों का, बैंक मैनेजर का दौड़ाने का थोड़ा सा घटिया रवैया है। सरकार उस पर भी पूरा इंटरनेट ही कर रही है, लेकिन तभी भी लोगों के पास बेहतर लोन नहीं पहुंच पा रहा है। इससे मैं सहमत हूं। आपके शिक्षा लोन भी मिलते हैं पढ़ने लिखने। दीपक मोहंती वित्तीय समावेश के मध्यकार के
खड़े वाला समिति बेटा बैंकों के मानव संसाधन दक्षता के लिए है। अब यहाँ से ये हो गया समाप्त। यदि आप लोग इस क्लास से बहुत बेहतर तरीके से रिस्पांस उठा पाए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मस्त रहिए, एंजॉय लेते रहिए। पीडीएफ फाइल चाहिएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, कल से इस पर पिनअप कर दिया करेंगे। जैसे वीडियो देखेंगे उसके नीचे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। मस्त रहिए, एंजॉय लीजिए और खुश रहा करिए। जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट खुश रहना है। यदि खुश रहो तो सब कुछ याद होगा, सबसे व्यवहार अच्छा होगा। यदि आप अनहैप्पी रहेंगे तो ना आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, ना पढ़ने में मन लगेगा, ना ही आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो आज का नया थॉट और नया लेसन क्या होगा और सीखना और फॉलो करने वाला लेसन क्या होगा, बस आप खुश रहने की कोशिश करिए। जबरदस्ती दबाव समूह पे नहीं, जबरदस्त तरीके से खुश रहिए। सब कुछ अचीव किया जा सकता है। जब ऐसे गुरु मिले हैं आपको तो इस गुरु से तो आप जो भी तमन्नाएं करिए पूरा किया जा सकता है।